हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपके इनवर्स प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड है। इनवर्स प्रोपोर्शन किन्हीं दो चीज़ों के बीच में तब होता है जब किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही होती है, यानी एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो इनमें उल्टा रिलेशन होता है। उल्टे रिलेशन को ही हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। यहाँ नीचे आपको कुछ केस दे रखे हैं, इनमें कौन केस इनवर्स प्रोपोर्शन का है ये आपने बताना है। जो इनवर्स प्रोपोर्शन का होगा उस पर हम राइट लगा देंगे, जो नहीं होगा उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। किसी काम को पूरा करना है, मान लीजिए ये कोई दीवार है, इस दीवार को बनाना है। इस दीवार को बनाने के लिए जो नंबर ऑफ पीपल है, अगर 10 लोग काम करते हैं तो ये काम अगर 2 दिन में हो जाता है, और अगर इस काम को करने के लिए मैं 5 लोग लगाता हूं तो फिर ये जो काम है ना, ये अब ज़्यादा दिन में होगा, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा हैं तो 2 दिन लग रहे हैं, अगर लोग कम हो गए हैं तो फिर दिन ज़्यादा लगेंगे ना, यानी कि ये 5 दिन में काम होगा। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, जब नंबर ऑफ पीपल्स कम हो रहे हैं यहाँ पे, तो फिर नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये उल्टा रिलेशन है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट लगा दिया। सेकेंड पार्ट को देखिए, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। आप कोई जर्नी तय कर रहे हो किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे, यानी आपकी गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, ना वो घट रही है ना वो बढ़ रही है। अब अगर आप 1 घंटे के लिए गाड़ी चलाते हो और आपकी गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो फिर आप डिस्टेंस कवर करोगे 40 किलोमीटर का। अगर वही गाड़ी आप 2 घंटे के लिए चला रहे हो तो फिर आप 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लोगे। वही गाड़ी आप 3 घंटे तक चलाते जा रहे हो उतनी ही स्पीड के ऊपर, तो आप 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लोगे। तो यहाँ पे इस केस में हो क्या रहा है, जो टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं टाइम को इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो भी बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे उल्टा तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे ये दो चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब तीसरा केस देखिए, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टीवेटेड लैंड का मतलब हो गया जहाँ पे आप खेती करते हो। मान लीजिए ये आपके पास 1 एकड़ का ही कोई प्लॉट है, इसके अंदर आप गेहूं उगाते हो, तो इसमें से जो फसल उग के आई है वो आ गई है 100 किलोग्राम। लेकिन अगर ये एरिया ज़्यादा हो, यानी इसका डबल हो, और इसमें जब आप फसल उगाते हो तो यहाँ से क्रॉप हार्वेस्टेड, यानी जो इसमें से फसल निकल के आएगी वो हो जाएगी इसका डबल, तो यहाँ से 200 किलोग्राम गेहूं बाहर निकलेगा। तो अगर एरिया कम है तो कम फसल निकलेगी, एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा फसल निकलेगी। तो यहाँ तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हो गया ना, इनवर्स तो नहीं है, तो ये इनवर्स रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। फोर्थ रिलेशन देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल को, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। फिक्स्ड जर्नी बोल दिया यहाँ पे ऐसा ही केस पीछे भी था, लेकिन वहाँ पे जर्नी फिक्स्ड नहीं थी, यहाँ पे फिक्स्ड जर्नी है। लेट सपोज वो जो फिक्स्ड जर्नी है वो 500 किलोमीटर की है। अब टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन हमने बताना है, टाइम में और जो स्पीड ऑफ व्हीकल है। तो रिलेशन को समझिए, मुझे 500 किलोमीटर जाना है, अगर मैं अपनी गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ तो 500 किलोमीटर चलने के लिए मेरे को 10 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कर लेता हूँ तो फिर ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में कवर हो जाएगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, जब मैंने स्पीड को इंक्रीज किया तो देखिए ये जो टाइम हो रहा है ये घट गया, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, तो ये इनवर्स का केस है, इसलिए यहाँ पे मैंने राइट लगा दिया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। लास्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पर पर्सन का मतलब है एक आदमी के हिस्से में आने वाली ज़मीन, और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो इसे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये है कंट्री, ये इतनी बड़ी कंट्री है, अगर इस कंट्री के अंदर 100 लोग रहते हैं, 100% पीपल इसके अंदर रहते हैं, तो एक आदमी के हिस्से में ना, मान लीजिए अगर इतनी ज़मीन आती है, अगर 100 लोग रहते हैं तो, लेकिन अगर इस कंट्री के अंदर रहने वाले लोग 200 हो जाएं, यानी 200 डबल हो गए, तो फिर एक आदमी के हिस्से में तो कम ज़मीन आएगी ना, सिर्फ इतनी सी आएगी। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे हर लोग के हिस्से में ज़मीन भी कम आएगी। यहाँ उल्टा हो रहा है,
तो उल्टा हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। कोई टेलीविजन के ऊपर गेम शो चल रहा है और उस गेम शो को जब जीत जाएंगे ना तो 1 लाख रुपए प्राइज के तौर पे मिलेंगे। अब उसको जो जीतने वाले लोग हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 जितने भी लोग होंगे, उन सब में वो जो 1 लाख रुपए है वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। अब यहां पर आपको एक टेबल दे रखा है और इस टेबल को आपको पहले तो यहां पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें फिल करना है। फिर आपको ये भी बताना है कि यहां पर जो प्राइज ऑफ ईच विनर है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ विनर्स के। पहले तो आप इस टेबल को समझिए। अगर एक विनर होता है उस गेम का तो वो जो 1 लाख रुपए है वो सिर्फ एक आदमी में बढ़ जाएंगे, यानी एक आदमी को फिर मिल जाएंगे 1 लाख रुपए। अगर विनर 2 होते हैं तो वो जो 1 लाख रुपए वो 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, यानी एक एक को फिर 50,000 मिल जाएंगे। अब अगर जीतने वाले लोगों की गिनती 4 होती है तो फिर ये जो 1 लाख रुपए ये 4 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो जो यह प्राइस बनेगा ना वो 50,000 से कम बनेगा। यानी जैसे जैसे गिनती बढ़ती चली जाएगी विनर्स की, हर एक विनर को जो मिलने वाले जो पैसे हैं ना वो कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ विनर्स अगर बढ़ रहे हैं तो प्राइस ऑफ ईच विनर वो कम होता चला जाएगा। तो यानी ये जो केस है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन यानी हम कह सकते हैं कि प्राइस money given to an individual winner is inversely proportional to the number of winners। ये आप अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ fill in the blanks को हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे एक विनर अगर है तो उसको मिलते हैं 1 लाख रुपए। अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अगर 2 विनर होंगे तो उनको मिल रहे हैं यहाँ पर 50,000। ये हमें यहाँ पे गिवन है, हमें 4 के लिए फाइंड करना है। तो अपना सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 अपॉन में इनमें से किसी एक चीज को आप गिवन मान लीजिए। मैं ये 1 वाली चीज को मान लेता हूं। 1 अपॉन 1 लाख, एक आदमी को 1 लाख रुपए मिलते हैं तो फिर 4 लोगों को कितने मिलेंगे, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। तो ये x ले लिया हमने। अब क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होंगी, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर में 4 को मल्टीप्लाई x से करेंगे। वैल्यू x की चाहिए, x को बचा लेंगे। ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे तो 1 लाख ही हो गया और ये 4 दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो गया। 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 25,000। तो x की वैल्यू 25,000 आ गई है, यानी 4 वाले बॉक्स में आएगा 25,000। अब ऐसे 5 के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो 1 अपॉन में 1 लाख है मैं इसी को बेस मान लेता हूँ। हर बार इसी को लेकर हम सॉल्यूशन करेंगे। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो है ना अब इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो 1 अपॉन में 1 लाख इज इक्वल टू 5 के लिए करेंगे तो 5 अपॉन में यहाँ इस वैल्यू को मैं y मान लेता हूँ तो ये y हो गया। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू में 1 लाख इज इक्वल टू 5 इंटू में y। वैल्यू y की चाहिए, y को अकेला बचा लेंगे। इधर ये 1 लाख हो गया और ये 5 इधर आकर डिवाइड में चला गया। 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20,000 आ गया। तो y की वैल्यू 20,000 आ गई। अगर 5 विनर है तो हर एक को 20-20 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो इस बॉक्स में आएगा 20,000। इसी तरह से आप बाकी का भी करेंगे। तो आप अब करते हैं हम थर्ड के लिए 1 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 8 अपॉन में, इसको मैं यहाँ z मान लेता हूँ, ये z हो गया। 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 8 इंटू में z। इधर में ये 1 लाख हो गया और इधर में z की वैल्यू चाहिए, z को हम यहाँ पर अकेला बचा लेंगे। 8 इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। 1 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,500। तो z की वैल्यू आ गई है 12,500।
100। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से हम बाकी का भी कर लेंगे। तो बाकी का जब करेंगे तो 1 अपॉन में 100, 1 अपॉन में सॉरी 1 लाख है, और इधर में 10 के लिए करेंगे 10 अपॉन में, यहाँ इसको मैं ए मान लेता हूँ। तो 1 अपॉन 1 इंटू में 1 लाख, इधर में 10 इंटू में ए की वैल्यू चाहिए, ए बचा लेंगे, इधर ये 1 लाख हो गया और 10 इसके डिवाइड में आ गया। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो ए की वैल्यू 10,000, यानी 10 विनर हैं अगर तो सबको 10-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। अब 20 के लिए करते हैं। तो 1 अपॉन में 1 लाख इज इक्वल टू 20 अपॉन, यहाँ पे मैं इसे मैं बी मान लेता हूँ, ये बी हो गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू में 1 लाख इज इक्वल टू में 20 इंटू में बी हो गया। बी की वैल्यू हमको चाहिए, इधर ये 1 लाख हो गया और 20 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो बी की वैल्यू 5,000 आ गई है, यानी अगर 20 विनर है तो हर एक विनर को 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान एक पहिया बना रहा है स्पोक्स की हेल्प से। स्पोक्स बोलते हैं हम इन तीलियों को। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो इन तीलियों को इस तरह से लगा रहा है कि दो तीलियों के बीच में ना बिल्कुल सेम एंगल बन रहा है हर जगह पे। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो फिर आपको ये जो नीचे एक टेबल दे रखा है इसको आपको भरना है। यहाँ नंबर ऑफ स्पोक्स लिखा हुआ है। अगर वो 4 तीलियां लगाता है किसी पहिए के अंदर तो 2 तीलियों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। अगर वो 6 तीलियां लगाता है तो हर 2 तीलियों के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव तीलियां हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाली, तो लगातार आने वाली 2 तीलियों के बीच में एंगल 60-60 डिग्री का बन रहा है हर जगह पे। इसी तरह से आपको बताना है कि अगर तीलियों की संख्या 8 है, 10 है, 12 है तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा इनके बीच में वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो पूरा सर्कल होता है ना, इसका कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। यानी 360 डिग्री को ही बारी बारी से हमको डिवाइड करना है। अगर वो 4 एंगल में डिवाइड हो रही है तो 360 को 4 से डिवाइड करना है। अगर वो 6 एंगल में डिवाइड हो रही है तो 360 को हमको डिवाइड करना है 6 से। अगर 8 एंगल बन रहे हैं तो वो जो 360 डिग्री है वो 8 से डिवाइड होकर इनके बीच का एंगल पता चल जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ तीलियों की संख्या बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो छोटा होता जा रहा है। यानी तीलियां गिनती में ज़्यादा हो रही हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो कम हो रहा है। तो ये जो केस है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं आगे सॉल्व। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमें यहीं पे पता चल गया फिगर को देखकर। इनवर्स प्रोपोर्शन। अब पहले तो इस बॉक्स को फिल कर लेते हैं। बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे को यहाँ 8 तीलियां अगर लगाई जाती हैं व्हील के अंदर तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा उन तीलियों के बीच में वो पता करना है। इसे मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ 4/90 ये हमारे लिए गिवन है कि 4 तीलियां हैं तो उनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। हमने फाइंड करना है 8 के लिए, तो ये 8/x हो गया। अब क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी 4 इंटू में 90 बराबर होगा 8 इंटू में x। वैल्यू x की मेरे को चाहिए तो x को मैं बचा लूंगा और इधर 4 इंटू 90 के पास ये 8 चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ चला गया ये डिवाइड में। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया और 2 1 ज़ा 2 और 90 को 2 से डिवाइड करके 45 आ गया। यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब 10 के लिए करते हैं। तो ये जो 490 है ये मैं बेस अपना गिवन मान लेता हूँ। 4/90 इज इक्वल टू 10 में इसको यहाँ पे मैं y मान लेता हूँ। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरफ 4 इंटू में ये 90 इज इक्वल टू 10 इंटू में ये y हो गया। वैल्यू y की चाहिए तो इधर 4 इंटू में 90 एज इट इज, ये 10 इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। 0 से ये 0 कट गया। 4 9 ज़ा 36 आ गया y की वैल्यू।
यानी ये 36 डिग्री का एंगल बनेगा इन तीलियों के बीच में, अगर पहिए में 10 स्पोक लगाए जाते हैं तो। इसके बाद फिर 12 के लिए करते हैं, तो 4 अपॉन में ये 90 इज इक्वल टू 12 अपॉन में, इसे मैं यहाँ z मान लेता हूँ, ये z हो गया। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू में 90 ये बराबर 12 इंटू में z, वैल्यू z की चाहिए तो 4 इंटू में 90 इस तरफ, ये 12 इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हो गया 12, 3 1 ज़ा 3 और 90 को 3 से डिवाइड करके 30 आ गया, यानी यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। टेबल कंप्लीट हो गया। अब आगे नीचे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनके जवाब देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे पूछा है कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स है यानी जो तीलियों की संख्या है, एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, और उन स्पोक्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव पेयर का मतलब हो गया लगातार आने वाली दो तीलियों का जोड़ा, इनके बीच का ये जो एंगल है क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है? तो बिल्कुल है, ये तो हमें यहाँ शुरू में ही पता चल गया था, तो इसका आंसर होगा यस। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। अब आपने कैलकुलेट करना है एंगल को बिटवीन स्पोक्स और व्हील में, बिटवीन 2 consecutive spokes on a wheel, एक ऐसे व्हील में जहां पर 15 तीलियां लगी हुई हैं। तो एक आपके लिए एक नया ही क्वेश्चन बन गया, हम इसी में ऐड कर लेते हैं इसको यहां बॉक्स में। तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी बता दी बुक वाले ने? 15, और इसका जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। अब कहता है कि स्पोक्स कितने चाहिए इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर दो स्पोक्स के बीच में एंगल 40 डिग्री का है तो फिर स्पोक्स की गिनती क्या होगी। और ये दो चीजें यहां पे भी है, तो हमारे लिए ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। यहां पे हाउ मेनी स्पोक्स पूछा है, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे लिए अननोन है ये चीज, और एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स कितना? 40 डिग्री, यहां पे 40 डिग्री लिख लेंगे। तो ये दो नए क्वेश्चन बन गए हैं। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, ये चीज सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को मैं यहां पे a मान लेता हूं। तो 4 अपॉन में 90, ये जो चीज वैल्यूज मेरे को यहाँ पे पता है ना, इनमें से किसी को भी मैं यूज कर सकता हूँ। 4 अपॉन में 90 इज इक्वल टू 15 अपॉन में a, 15 अपॉन में a। इनके वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू में ये 90 हो गया इज इक्वल टू ये 15 इंटू में a हो गया। वैल्यू a की चाहिए, a को यहाँ बचा लेंगे, ये 4 इंटू में 90 हो गया, 15 इस तरह पर आकर डिवाइड में चला गया। 15 से 90 कट जाता है, 15 1 जार और 15 6 जार होता है 90, 4 6 जार हो गया 24, ए की वैल्यू आ गई है 24, और ये एंगल आया है यानी यहाँ पर 24 डिग्री आएगा। तो फर्स्ट का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं इस क्वेश्चन के सामने, इसका आंसर होगा 24 डिग्री। अब सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। सेकंड में आपने नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करनी है, तो इससे मैं यहाँ b मान लेता हूँ। अब इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। ये जो 4 अपॉन 90 इसी को हम यूज कर लेंगे अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन। 4 अपॉन में 90 हो गया इज इक्वल टू में यहाँ ये b ले लिया मैंने, और अपॉन में ये 40 हो गया। वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 90 इज इक्वल टू b इंटू में 40। वैल्यू b की चाहिए, b को बचा लेंगे, और यहाँ 4 इंटू में 90 लिखा हुआ है, ये 40 इस तरफ आकर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 10 जार 40 होता है, यहाँ 0 से 0 कट गया तो फाइनली 9 आंसर आ गया। तो b की वैल्यू आ गई है 9, तो यहाँ पर 9 आंसर आएगा। तो सेकंड का जो आंसर है ये आएगा 9, और ये 9 क्या है? ये 9 स्पोक्स हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स है ना ये 9। तो हाउ मेनी स्पोक्स, इसका आंसर है 9 स्पोक्स। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। कोई मिठाई का डब्बा है,
इसके अंदर कुछ मिठाई है, अगर ये 24 बच्चों में डिवाइड की जाती है तो हर बच्चे को जो है ना 5 स्वीट्स मिलेंगी। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब अगर 4 बच्चे कम हो जाते हैं, यह रिड्यूस का मतलब होता है कम, और बाय 4 का मतलब हो गया 4 बच्चे कम हो गए हैं, तो फिर अब हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ना इसमें आपको एक बॉक्स तैयार करना होता है। बॉक्स में आपको वो 2 चीज़ें लिखनी होती हैं जो यहाँ पे आपको गिवन में दी होती हैं। तो यहाँ पे एक तो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और दूसरा है नंबर ऑफ स्वीट्स। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स, क्योंकि जो रिलेशन है वो इनके बीच में ही यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब गिवन में यहाँ फर्स्ट बॉक्स में हम गिवन लिखते हैं, क्या रिलेशन दे रखा है। डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, अगर उस मिठाई को 24 बच्चों में डिवाइड किया जाता है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर बच्चे को जो स्वीट्स मिलेगी वो 5-5 मिलेंगी। नंबर ऑफ स्वीट्स 5। थोड़ा और इसको लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट या चिल्ड्रन। अब पूछा है जो वो हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर 4 बच्चे कम हो जाते हैं, तो देखिए पहले 24 बच्चे थे, अगर 4 बच्चे कम हो जाएंगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे, अब 20। तो यानी अगर 20 बच्चे हो जाते हैं तो अब हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी वो इस बॉक्स में लिखी जाएगी। उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, पहले उसको आप कुछ लेट करोगे, वो बॉक्स के ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं लेट नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें x लिखना होगा। ये करने के बाद आपको ये समझना है कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू ईच चिल्ड्रन, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें कहीं लिखा नहीं होता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, वो आपको अपनी कॉमन सेंस से समझना होता है। तो अब देखिए, अगर मिठाइयाँ तो यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड है, वो ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। आपकी क्लास में 24 बच्चे आए हैं आज, तो हर बच्चे को 5 मिठाई मिल जाएंगी। लेकिन ये मानो कि अगर क्लास में 24 की जगह अगर 20 बच्चे ही होते, तो फिर हर बच्चे को जो मिठाई मिलती, क्या वो 5 से कम होती या 5 से ज़्यादा होती। इस चीज़ को आपको समझना है अपने दिमाग के अंदर। अब ये 5 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जब 24 बच्चों को 5-5 मिठाई मिल रही थी, और मिठाई तो सेम उतनी है ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो ये जो 4 बच्चे कम हुए हैं ना, इनके हिस्से की मिठाई भी आप ही को मिल जाएगी। यानी अब आपको जो मिठाई मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो रहे हैं ना, तो जो हर बच्चे को जो मिठाई मिलेगी वो अब ज़्यादा मिलेगी। तो ये उल्टा हो रहा है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा होगी, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फिर आप बॉक्स के नीचे लिखोगे इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। जब आप क्वेश्चन करोगे प्रॉपरली तो बिल्कुल इस तरह से करोगे। यहाँ बॉक्स बनता है, बॉक्स से ऊपर आपको लेट करना है, और बॉक्स के नीचे आपको ये भी लिखना होता है कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो केस है, ये किस प्रोपोर्शन का है, इनवर्स का या डायरेक्ट का है। अब हमें पता चल गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन से। तो 24/5 को इज इक्वल टू करना होगा हमें 20/x के। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे निशान लगा के दिखाओगे आप कि हम ऊपर नीचे की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 24 इंटू में 5 लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ 20 इंटू में x लिखेंगे। हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो इस तरफ तो 24 इंटू 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। ये 20 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इक्वेशन का रूल होता है कि मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में लग जाती है, तो यहाँ ये डिवाइड में 20 चला जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 हो गया, 5 4 ज़ार हो गया है 20, और 4 1 ज़ार 4 हो गया, और 4 6 ज़ार होता है 24। फाइनली इस तरफ में 6 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई है 6। तो इस बॉक्स के अंदर हम 6 फिल कर देंगे, और यहाँ जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये होगा 6 स्वीट्स। 6 स्वीट्स। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक किसान के पास इतना खाना है, मान लीजिए ये फूड है,
ये इतना है कि 20 जानवरों को ये 6 दिन तक खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब यही खाना जो है कितने दिन चलेगा अगर उसके पास 10 जानवर और आ जाते हैं। 10 जानवर और आने का मतलब है पहले तो 20 थे, अब 10 और आ गए, यानी कि 30 एनिमल्स हो गए। तो अब ये खाना कितने दिन चलेगा। सबसे पहले तो आपको बॉक्स में क्या लिखना है ये समझना है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो ये एनिमल है और यहाँ पर ये डेज लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन खाना चलेगा। पहले बॉक्स फिल कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज, सॉरी यहाँ मैं एनिमल्स लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ, आगे ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एनिमल्स हम यहाँ लिख लेते हैं और नंबर ऑफ डेज जो हम फाइंड करेंगे वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि 20 जानवर 6 दिन तक उस खाने को खा सकते हैं, तो एनिमल के सामने 20 लिखेंगे और डेज के सामने हम 6 लिखेंगे। अब हमसे पूछा ये है कि अगर 10 जानवर और आ जाते हैं, यानी कि अब टोटल 30 एनिमल्स हो जाते हैं, तो एनिमल्स के सामने 30 लिखेंगे। तो अब यही खाना कितने दिन चलेगा, तो ये कितने दिन चलेगा यानी कि नंबर ऑफ डेज, इसे हम यहाँ पर कोई वैल्यू x मान लेंगे, तो लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x लिख लेंगे। इसके बाद आपने ये समझना है कि ये 2 चीज़ें डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। तो बात को समझना, खाना जितना है वो सेम टू सेम उतना ही है, ना तो खाना एक्स्ट्रा है ना खाना कम हो रहा है, वो उतना ही है। अगर 20 जानवर उस खाने को 6 दिन तक खा सकते हैं, तो 30 जानवर अगर हो जाएं तो वो जो खाना है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि अब खाने वाले जो लोग हैं, जो जानवर है वो ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये अप हो रही है, यानी कि ज़्यादा हो रही है। तो ये जो नंबर ऑफ डेज है ये कम हो जाएंगे, अब खाना कम दिन चलेगा। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन हो रहा है, एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी यहाँ पे कम होगी। इसका मतलब है ये जो केस है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो आप लिखोगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 20/6 लिखेंगे इज इक्वल टू में 30/x। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऊपर नीचे, तो 20 इंटू में 6 लिखेंगे इस तरफ, 30 इंटू में x लिखेंगे इधर। 20 इंटू 6 ये एज इट इज रहेगा, इस तरफ x बचा लेंगे, ये 30 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कट गया और 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 2 ज़ा ये 6 हो गया, ऊपर 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई है 4, यानी 4 दिन तक चलेगा वो खाना। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया है 4 डेज। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर ये एस्टिमेट लगाता है कि 3 आदमी जसमिंदर के घर में जो वायरिंग कर रहे हैं वो 4 दिन में काम को पूरा कर देंगे। बात को समझिए, मान लीजिए जसमिंदर का घर है, इसमें किसी ठेकेदार ने 3 पर्सन अगर लगा दिए वायर करने के लिए तो वो 4 days में काम पूरा कर देंगे। इफ ही यूजेस 4 persons इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 लोगों की जगह पे 4 लोगों को इस्तेमाल करता है काम करने के लिए, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो फिर वो इस काम को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे। क्वेश्चन आप समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो ये नंबर ऑफ पीपल है और दूसरा ये नंबर ऑफ डेज है। पहले हम इनको बॉक्स में भर लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ डेज ही पूछा है ना हमसे, तो लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x। अब गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट बॉक्स में लिखते हैं। अगर 3 लोग काम में लग रहे हैं यानी पर्सन के सामने 3, तो 4 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी डेज के सामने 4। फिर पूछा क्या है, अगर 4 लोग काम में लगते हैं यानी पर्सन के सामने 4, और डेज कितने होंगे ये हमारे लिए अननोन वैल्यू है जो हमने x मानी है, यहाँ हम x लिख लेंगे। अब समझते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। देखिए काम तो वही है जितना है, अगर यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो रहा है, और अगर काम करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएं तो फिर काम जल्दी हो जाएगा ना। जल्दी होने का मतलब है कि 4 दिन से तो कम ही हो जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इससे तो कम ही आएगी ना। तो यहाँ हो ये रहा है कि जब लोग ज़्यादा हो गए यानी लोगों की गिनती बढ़ गई, अप हो गई,
तो फिर जो दिन लगेंगे ना इस काम को करने में वो कम लगेंगे, यानी दिनों की गिनती डाउन हो जाएगी। तो ये इनवर्स का केस हो गया है। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 3/4 लेंगे इज इक्वल टू में यहाँ 4/x लेंगे। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो 3 इंटू में 4 लिखेंगे, इस तरफ 4 इंटू में x लिखेंगे। यहाँ पे 3 इंटू 4 एज इट इज, इस तरफ में x को बचा लेंगे, 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गई है x की वैल्यू, यानी 3 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ये हो गया है 3 डेज। बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, इसे ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। देखिए एक बैच ऑफ बॉटल्स है। बैच ऑफ बॉटल्स को आप ऐसे समझ लिए कि बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं किसी फैक्ट्री में, ये बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। इन बॉटल्स को पैक करना है। अब पैक कैसे करना है? अगर एक पैकेट के अंदर मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, अगर एक बॉक्स के अंदर मैं 12 बॉटल्स रखता हूं ना, तो फिर 25 बॉक्स किस जरूरत पड़ेगी मेरे को? इस तरह से 25 बॉक्स चाहिए मेरे को। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स। अब ये कहता है कि अगर यहां पे एक बैच के एक बॉक्स के अंदर, यानी अब मेरे को बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, अगर एक बॉक्स के अंदर मैं 20 बॉटल्स रखता हूं तो हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो फिर इतने बड़े बड़े कितने बॉक्स जो है फिल हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है। यहाँ जो बॉटल्स की गिनती है ना वो बिल्कुल लिमिटेड है, मतलब वो ना वो घट रही है ना वो बढ़ रही है, वो हमें पता ही नहीं है कितनी है। बस उन बॉटल्स को हमने इस तरह से पैक करना है कि अगर एक पैकेट में 12 बॉटल डाल रहे हैं तो फिर 25 बॉक्स भरे जाएंगे, और अगर एक पैकेट के अंदर 20 बॉटल डाल रहे हैं, यानी एक बॉक्स के अंदर अगर 20 बॉटल डाल रहे हैं तो फिर बॉक्स कितने चाहिए, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो अपने इस टेबल के अंदर भर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो यहाँ नंबर ऑफ बॉक्स दे रखे हैं, दूसरा यहाँ नंबर ऑफ बॉटल्स दे रखी हैं कि एक बॉक्स के अंदर कितनी बॉटल है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब गिवन को देखिए, अगर बॉक्सेस की गिनती 25 है तो हर बॉक्स के अंदर 12 बॉटल भरी जा रही हैं, यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब अगर हर बॉक्स के अंदर 20 बॉटल भरी जा रही है, यानी नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, इसकी गिनती अगर 20 है तो फिर नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं उसकी जगह पे हम यहाँ पे कुछ लेट कर लेंगे x। तो दो चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम x लेट कर रहे हैं, तो लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू x। अब इस बात को समझना है कि ये डायरेक्ट में या इनवर्स में है। देखिए बॉटल्स तो उतनी की उतनी ही है। मान लीजिए यहाँ पे 100 बॉटल्स हैं, लेट सपोज अगर 100 बॉटल है तो 100 बॉटल्स को रखने के लिए अगर हम 12 बॉटल भर रहे हैं तो हमें अगर 25 बॉक्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो इन्हीं 100 बॉटल्स को अगर हम 20-20 बॉटल का सेट बनाते हैं तो फिर ये 5 बॉक्स में ही भर जाएंगी। यानी अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस की जो गिनती है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ, पहले यहाँ से समझना आप, हर पैकेट के अंदर अगर 20 बॉटल रख रहे हैं तो फिर बॉक्स हमें कम चाहिए, क्योंकि हमने एक ही बॉक्स के अंदर ज़्यादा बॉटल्स रख दी हैं। तो अगर यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर जो बॉटल्स की गिनती है जो कि यहाँ पे बढ़ गई है, ये चीज़ बढ़ गई है, तो जो नंबर ऑफ बॉक्स हमें चाहिए ना वो फिर कम चाहिए, तो ये चीज़ घट जाएगी। तो यहाँ एक चीज़ के बढ़ने से ही जो दूसरी है ना ये घट रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इन्हें हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ 25/12 लिखेंगे इज इक्वल टू में x/20 लिखेंगे। यहाँ वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये निशान लगा के ऐसे दिखा देंगे। तो 25 इंटू में 12 और इज इक्वल टू में x इंटू में 20 लिखा जाएगा। यहाँ 25 इंटू में 12 एज इट इज़, इस तरफ x को बचा लेंगे और 20 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 4 जार, 5 5 जार, और यहाँ 4 12 कट जाएगा, 4 1 जार, 4 3 जार,
5 3 ऊपर में 15 आ गया, 15 आ गई है x की वैल्यू, यानी यहाँ पे 15 बॉक्स आए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 बॉक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब हो गया कुछ आर्टिकल बनाने हैं, ये आर्टिकल्स हो गए हैं कुछ। अब इन आर्टिकल्स को बनाने के लिए 42 मशीन्स जो हैं, 42 M4 मशीन्स अगर लगाई जाती हैं काम में, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं, 63 डेज। 63 डेज यानी इतने सामान को बनाने में अगर 42 मशीन्स का यूज हो रहा है तो 63 डेज के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब इतने ही आर्टिकल बनाने हैं तो कितनी मशीन चाहिए अगर वो काम 54 डेज में कंप्लीट करना है। यानी अगर 54 डेज में काम कंप्लीट करना है तो यहाँ पे जो मशीन्स है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में पहले हम ये समझेंगे कि बॉक्स में कौन दो चीज़ें भरी जाएंगी। यहाँ M4 मशीन और नंबर ऑफ डेज फिल किए जाएंगे। तो यहाँ भर लेते हैं नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ डेज। अब गिवन है कि 42 जो मशीन्स है तो मशीन्स के सामने 42 लिखेंगे। ये 63 डेज में काम पूरा कर देती हैं तो डेज के सामने 63 लिखेंगे। हमने फाइंड करना है कि 54 डेज के अंदर, यानी नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ गिवन है, ये है 54। कितनी मशीन चाहिएगी, तो यहाँ पे मशीन की जो गिनती है इसे हम x मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू x। अब समझते हैं कि ये कौन से प्रोपोर्शन में है। देखिए आर्टिकल्स की जो गिनती है वो तो बिल्कुल सेम है, वो ना कम है ना ज़्यादा है। यहाँ पे कहता है कि अगर 42 मशीन्स उस काम को 63 डेज में कर देती हैं और हमें काम चाहिए थोड़ा पहले, 63 से पहले 54 डेज में काम जल्दी करना है, तो अगर काम को जल्दी करना होगा तो मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि काम तो उतना ही है। अगर वो जल्दी करना है, यानी अगर यहाँ पे डेज की जो काउंटिंग है वो हम कम करते हैं तो फिर मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि काम जल्दी हो। तो मशीन्स की गिनती जो है ना यहाँ पे अप होगी। तो डेज के डाउन होने से मशीन की काउंटिंग अप होगी। तो ये जो केस बन गया है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का बन गया है। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 42 अपॉन में 63 लेंगे इज इक्वल टू में x अपॉन में 54 लेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का है तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरफ 42 इंटू में 63 लिखेंगे और ये बराबर लिखेंगे x इंटू में 54। यहाँ 42 इंटू में 63 एज इट इज़ रख लेंगे, इस तरफ x बचा लेंगे, 54 को इधर में हम डिवाइड ले आएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ काटना ही है। ये मैं देख रहा हूँ कि 9 के टेबल से कट जाते हैं। 7 9 जार होता है 63, 7 9 जार होता है 9 7 जार, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ये 9 6 जार होता है, ये 9 7 जार होता है। फिर 6 और 42 कट जाते हैं। 6 1 जार 6 होता है, 6 7 जार होता है 42। ऊपर में 7 इंटू 7 यानी कि 49 आ गया है। तो x इज इक्वल टू 49 वैल्यू आ गई है। तो हमारा आंसर हो गया है 49 मशीन्स। 49 मशीन्स, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कोई डेस्टिनेशन तक जर्नी करनी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई डेस्टिनेशन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। अगर गाड़ी 2 घंटे लेती है 2 hours, तो गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर चलना पड़ेगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। तो ये तो हो गया है गिवन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर यही गाड़ी 80 की स्पीड से चलती है तो फिर इसको कितना घंटा लगेगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं कि एक तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और दूसरी यहाँ पर ये स्पीड दे रखी है। तो यही 2 चीज़ें हमने यहाँ बॉक्स में फिल करनी है। तो ये है टाइम टेकन, और जो टाइम है ये आवर में, तो ब्रैकेट में आप ऐसे यूनिट आवर लिखोगे। फिर है यहाँ पे स्पीड,
तो यहाँ पे स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार लिखेंगे, कार है ये, और स्पीड हमेशा यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। अब गिवन में ये लिखेंगे, अगर 2 घंटे हैं तो 60 की स्पीड चल रही है गाड़ी, 2 आवर के सामने 2 लिखेंगे और स्पीड के सामने 60 लिखेंगे। हमने फाइंड करना है कि गाड़ी अगर 80 की स्पीड से चल रही है तो स्पीड के सामने हम लिखेंगे 80, तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा, यानी आवर के सामने हम यहाँ पे कुछ लेट कर लेंगे, ये हो गया x। तो लेट द टाइम इज इक्वल टू x आवर्स, और यहाँ घंटे में है ना तो आवर में लिखेंगे हम। अब समझते हैं कि ये किस प्रोपोर्शन में है। देखिए कार की जो स्पीड है 60 थी, 60 से ये 80 हो गई है, तो जो स्पीड है ये यहाँ पे बढ़ी है। तो टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले टाइम 2 घंटे का था तो अब टाइम कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ अपने घर से, और अगर आप मान लीजिए स्कूल ही जा रहे हो, अगर आप गाड़ी 60 से चला रहे हो तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर गाड़ी की स्पीड आप बढ़ा दोगे तो 2 घंटे से तो पहले ही पहुंच जाओगे ना, यानी ये जो वैल्यू है ये 2 से तो कम ही आएगी ना। तो ये उल्टा हो रहा है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो फिर टाइम कम होगा, यानी ये इनवर्स का केस बन गया है। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब सॉल्व कर देंगे इसको, यहाँ 2/60 लिखेंगे इज इक्वल टू में x/80 लिखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू में 60 हो गया इज इक्वल टू में यहाँ x इंटू में 80 हो गया। 2 इंटू में 60 एज इट इज इक्वल टू यहाँ x को बचा लेंगे और 80 को इधर यहाँ डिवाइड में ले आएंगे। अब 80 और 60 पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, या 2 से इसको काट देता हूँ, 2 1 जार, यहाँ पे 240 आ गया, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया है 6/4 इज इक्वल टू x। 6/4 को मैं फर्दर काट सकता हूँ, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 2 आ गया, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 आ गया, यानी ये 3/2 आ गया। अब 3 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 हो गया, ये 1 आ गया, डेसिमल लगा के यहाँ 0 आ गया, तो ये 5 पे चला गया 10, तो ये 1.5 आवर आ गया है। तो हम इसे लिख देंगे 1.5 आ गई है x की वैल्यू। ये जो 1.5 आए हैं ये आवर्स आए हैं, यानी ये घंटे आए हैं, तो हमारा आंसर ये होगा 1.5 आवर्स। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 10 देखिए, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। यहाँ पे नए घर के अंदर कुछ विंडोज को इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के लिए अगर 2 आदमी लगाए जाते हैं, यानी कि 2 पर्सन, तो ये काम हो जाएगा 3 डेज के अंदर, तो फिर 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये गिवन हो गया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। फर्स्ट देखिए पहले, वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब ये जो 2 लोग थे ना, जो काम को 3 दिन में पूरा करने वाले थे, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है, इनमें से एक आदमी बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो यानी अब सिर्फ एक आदमी रह गया, तो फिर अब इन विंडोज को लगाने में कितने दिन लग जाएंगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड भी देख लीजिए, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अगर इन खिड़कियों को एक ही दिन के अंदर लगाना है तो फिर यहाँ पे कितने पर्सन चाहिए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बॉक्स में क्या भरना है, यही भरना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, 2 ही चीजें हैं ना, तो यही हम यहाँ पे फिल करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ नंबर ऑफ डेज। अब गिवन पहले बॉक्स में लिखते हैं, 2 आदमी काम को पूरा कर देंगे 3 दिन में, तो पर्सन्स के सामने 2 लिखेंगे और डेज के सामने 3 लिखेंगे। फिर फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि अगर एक आदमी बीमार हो जाए तो फिर जो आदमी है वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब जो आदमी वो 2 थे, एक बीमार हो गया तो एक आदमी बच गया, यानी एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारे लिए यहाँ ब्लैंक हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा है अगर एक ही दिन में काम पूरा करना है, यानी नंबर ऑफ डेज में हम यहाँ 1 लिखेंगे, तो फिर हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी यहाँ जो नंबर ऑफ पर्सन्स है ये हमारे लिए ब्लैंक है। तो ये पार्ट 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना 2 क्वेश्चन बन गए हमारे। अब फर्स्ट पार्ट में ये जो वैल्यू है ना, नंबर ऑफ डेज, इसे मैं x मान लेता हूँ।
और सेकंड पार्ट में ये जो नंबर ऑफ पर्सन है इसे मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ। अब पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि डायरेक्ट में या इन्वर्स में है। देखिए यहीं पे समझिए, मान लीजिए ये 2 खिड़कियाँ लगानी है, अगर 2 आदमी हैं तो वो 3 दिन में काम को पूरा करेंगे। अगर 1 आदमी है तो काम भी कम कर पाएगा वो, तो फिर तो उसको दिन ज़्यादा लगेंगे ना। तो अगर यहाँ पर लोगों की गिनती कम होती है तो फिर जो दिन है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी अगर पर्सन्स डाउन जाते हैं तो फिर जो डेज है वो ज़्यादा लगेंगे। तो उल्टा हो रहा है, यानी कि ये इन्वर्स का केस है। इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो अब सॉल्व कर देते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ 2/3 इज इक्वल टू में 1/x लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन्वर्स मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि केस इन्वर्स का है ये। तो 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 1 इंटू एक्स लिखेंगे। तो 1 इंटू एक्स तो ये x ही हो गया और 2 3 जार ये 6 हो गया। तो फर्स्ट का आंसर आ गया है 6, यानी यहाँ पे 6 डेज। फर्स्ट का आंसर हो गया है 6 डेज। अब सेकंड के लिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो गिवन वाली चीज़ को तो लिखेंगे यहाँ 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे y अपॉन में 1 लिखेंगे, y अपॉन में 1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो यहाँ 2 इंटू 3 हो गया और इधर y इंटू में 1 हो गया। y 1 जार y हो गया और 2 3 जार ये 6 हो गया। और y क्या है, पर्सन्स है, तो ये 6 आ गए। तो सेकंड का आंसर हो गया है 6 पर्सन्स। बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। एक स्कूल के अंदर जो है ना 8 पीरियड लगते हैं, हम सबके भी 8 ही लगते थे, तो 8 पीरियड्स, और हर एक पीरियड जो है वो 45 मिनट्स का होता है। ये गिवन है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। अगर स्कूल में 8 की जगह 9 पीरियड लगने लगे तो फिर हर एक पीरियड जो है वो कितने मिनट का होगा। और ये मान लीजिए कि जो आपका स्कूल है उसकी ड्यूरेशन ना घट रही है ना बढ़ रही है, यानी पहले भी वो 6 घंटे का लगता था, अभी भी वो 6 घंटे का ही लगता है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, तो टाइम उतना ही है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स है और ये ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड है। ये 2 चीज़ें हमको यहाँ बॉक्स में लिखनी है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स और फिर यहाँ लिखना है ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। और ये जो ड्यूरेशन है ये मिनट में दे रखी है, तो ब्रैकेट में आप यूनिट लिखना है ऐसे, मिनट्स। अब गिवन लिखते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स अगर 8 है तो पीरियड के सामने 8 लिखेंगे। तो हर पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट की है, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे। फिर हमने फाइंड करना है कि अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 9 हो जाते हैं तो पीरियड के सामने 9 लिखेंगे, तो हर पीरियड कितने मिनट का होगा वो हम यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे। अब इसको हम x मान लेते हैं। तो लेट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज इक्वल टू x, और ये मिनट्स में है तो x मिनट्स। अब आपने समझना है कि ये कौन से प्रोपोर्शन में है। देखिए टाइम उतना ही है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल लग रहा है, वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। अब उतने ही टाइम में अगर उस टाइम को 8 जगह डिवाइड करते हैं तो फिर 45 मिनट्स का एक पीरियड लगता है। लेकिन अगर पीरियड की गिनती ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यहाँ पीरियड बढ़ रहा है ना, पीरियड बढ़ गए हैं, तो हर पीरियड की जो ड्यूरेशन होगी वो तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि मिनट्स तो गिने चुने ही है वो। तो यहाँ पे हर पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, वो 45 मिनट से कम का ही एक पीरियड बनेगा। अब तो यहाँ उल्टा हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। सॉल्व कर देते हैं इसको। 8/45 लिखेंगे इज इक्वल टू में 9/x लिखेंगे। इनवर्स है तो ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई की जाएगी। यहाँ 8 इंटू में 45 इज इक्वल टू में 9 इंटू में x लिखेंगे। 8 इंटू 45 एज इट इज, इस तरफ x बचा लेंगे, 9 इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो 45 और 9 कट जाएंगे, 9 1 जार 9, 5 जार 45 और 8 5 जार यहाँ 40 हो गया इज इक्वल टू ये x की वैल्यू आ गई है। यानी हर एक पीरियड अब जो लगेगा ना, 9 जो पीरियड लगेंगे वो 40-40 मिनट के लगेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 मिनट्स।
ये इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।